आज आ रहा था चैनल तो एक साहब ने पकड़ लिया रास्ते में, बोल रहे हैं कि जो है ना आप टीवी पर आते हैं। मैंने कहा जी। कह रहे हैं आपका नाम अली नासिर है। मैंने कहा जी जी। कह रहे हैं मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलें, अच्छी बात है। अली भाई आगे क्या होगा? मैंने कहा यार ना तो मैं किस्मत का हाल बता सकता हूँ, ना मुस्तकबिल बता सकता हूँ, ना पत्थर पढ़ता हूँ, ना इल्मुल आदात का जानता हूँ, ना सितारों के इल्म से वाकिफ़ हूँ। मुझे क्या पता आगे क्या होने वाला है। कह रहा नहीं आप अपने मुशाहिदे से बताएं कि आगे क्या होगा। मैंने कहा भाई ये बड़े मुश्किल सवालात आप मुझसे पूछ रहे हैं। खैर फिर उन्होंने सियासी बातें शुरू कर दी, फ़लाना कब जाएगा, फ़लाना कब आएगा, वगैरह वगैरह, वही जो हमारे आम तौर पर बातें होती हैं, ये रहेगा, टिका रहेगा, वो आ जाएगा या चला जाएगा। मैं खैर खामोश रहा। आपको पता है बंदे को, टीवी एंकर को आजकल एहतियात से चलना पड़ता है। कोई भी बात कह दें कल खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। हुक्मरानों का क्या है, एक जाता है दूसरा आता है। मैंने देखे हैं कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। तो मैं ज़्यादा टाइम अपना इन चीज़ों पे लगाता नहीं हूँ, कौन है कौन जा। खैर उसके बाद वो फिर मईशत पे आ गए, क्योंकि वो समझ गए कि ये थोड़ा तेज़ आदमी है, ये सियासत पे तो बात करेगा नहीं। कह रहा अली भाई महंगाई का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा जी। कह रहे आप टीवी पर जाते हैं, आप बोलते क्यों नहीं इस बारे में? मैंने कहा मैं बोलता हूँ, आप देखते नहीं हैं। कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप लोग पूरा दिन सबा कमर को देखते रहते हैं, आप लोग दूसरी अदाकाराओं को देखते रहते हैं, रीलों में नाच गाने देखते रहते हैं, आप लोग मेरी बातें क्यों सुनोगे? मेरी बात सिर्फ तब वायरल होती है जब कोई बात छिछोरी हो, तो छिछोरी बात पाकिस्तानियों के दिल को लगती है, यकीन करो, ठा करके। वो अंकल कैसे खुश हुए, ए अंकल बड़े छिछोरे हैं अंकल आप, है ना। तो ये बीच रात के एक दूसरे के साथ मजाक, ओबाश किस्म की बातें और यानियत, बेहूदगी, ये पाकिस्तान में वायरल होती है। रियलिटी है, दिस इज अ रियलिटी। आप देखें अमेरिका में महंगाई की क्लिप मैंने लगाई, 5 मिलियन व्यूज एक दिन में। बाबू उसने सुबह में बात की है, बहुत मशहूर एंकर है अमेरिका का, प्रोग्राम करता है वहां से, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से। साहब 5.5 मिलियन उसके टच होने वाले व्यूज। उसने महंगाई पे बात की। हमारे मुल्क पे आप महंगाई पे बात कर लें, आपको पता है 3 दिन से खबर ये चल रही है कि मियां बीवी की आपस में सुलह हो गई। बीवी ने कहा है कि खामंद हक़े ज़ौजियत पूरा कर रहा है, इसलिए इसके साथ ही रहूंगी। ये हंसी की बात नहीं है, ये तुम ही लोग देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि दिस इज व्हाट यू आर वॉचिंग। इसके अलावा आपको बात करने के लिए कुछ नहीं। फिर आप लोग कहते हैं टीवी एंकर आकर हमारी खिंचाई करता है। मेरी बात क्यों वायरल हो जाती है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि वसीम खानजादा और शाहजेब बादामी की बातें दिल को नहीं लगती, वो बनावटी हैं। गालिब फिल्म देखी ना आपने, समझ गया बात को? वो भी फिल्म ही थी, हकीकत में गालिब ऐसा थोड़ी था। तो बात हो रही थी महंगाई की, तो साहब मुझे मिले, बस उसके बाद वो रोने लगे थे। उसके बाद उन्होंने कहा अली भाई महंगाई, आप मुझे सच बताएं, क्या बिजली के बिल दे देने के बाद क्या वो पैसे बचते हैं? मैंने कहा यार ये बात तो मैं भी जानता हूँ, मेरा बिजली का बिल एसी चलाऊं ना चलाऊं एक ही आता है। मुझे ऐसे लग रहा उन्होंने फिक्स कर दिया। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अफीफ राशिद साहब, जवान बिजनेस लीडर हैं। आज इनसे मुश्किल सवाल पूछूंगा मैं, आज इनको यहाँ पे अटकाऊंगा। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू अली भाई। वैसे तो मैंने जानबूझ के ये बात नहीं की, वरना ताजिर तंजीम है, उसके सरबराह भी हैं, लेकिन मेन इशू आपके सामने रखता हूँ अफीफ राशिद साहब। बात ये कि उसने फिर मुझे बिज़नेस की बातें शुरू की। उसने कहा अली भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये उसने मिडिल क्लास स्मॉल बिजनेसमैन के बारे में बताया। उसने कहा अली भाई हम दुकान में अपने पैसे लगा रहे, अपनी जेब से, हमें मुनाफा नहीं मिल रहा। मैंने कहा ये सिलसिला, कह रहे हैं ये सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है, और जो हमारी फोरकास्ट होती है अगले 3 महीने से, हमने यही सोचा हुआ है कि अगले 3 महीने भी हम दुकान अपने पल्ले से लगाएंगे पैसे, उसमें उससे आएगा कुछ नहीं। मैंने कहा नो यू आर जोकिंग। कह रहा है अली भाई ये चीज़ आप वेरीफाई कर लें। बताएं जी क्या वेरीफाई करूं? वो कह रहा है कि वी आर ईटिंग आवर सेल्स टू कीप आवर सेल्स अलाइव। इज इट ट्रू? देखिए बिल्कुल ऐसा है, महंगाई तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि महंगाई है।
मुश्किलात हर किसी के लिए हैं, हर इंडस्ट्री में मुश्किलात हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बिजनेस पर भी है। डेफिनेटली है, देखिए हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। देखिए जो दुकानदार होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको जो सबसे बड़ा इशू आता है वो वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने का आता है। देखिए आज मैं अगर अपनी दुकान पे 50 आइटम रख रहा हूँ और उन 50 आइटम के फॉर एग्जांपल 100 पीसेस रख रहा हूँ, तो 5000 पीस रखने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे। अब महंगाई हो गई है, 5% 10% चीज़ें महंगी हो गई। अब मुझे उतना ही माल रखने के लिए 1,10,000 रुपये चाहिए। वो जो एक्सेस 10,000 है मैं वो कहाँ से लेकर आऊँ? तो जो स्मॉल बिजनेसेस को जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का आ रहा है। देखिए जितने भी आपके जो बिजनेसेस होते हैं उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ मैनेज करना होता है ना वो वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो मैनेज करना होता है। उसके बगैर आप नहीं कर सकते। और ऐसी मार्केट जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, जो हम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें भी कमी हम देख रहे हैं। इस दफ़ा मिडल ईस्ट की वॉर के चक्कर में आपका मैंगो इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ जितना नॉर्मली मिडल ईस्ट मैंगो एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि वेसल्स ही नहीं थे। उसके अलावा आपका कीनू बहुत एक्सपोर्ट होता था, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आपका उस तरफ कीनू जाना बहुत कम हो गया है। आपका फिशरी में ना होने के बराबर आपका जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। हमने सिर्फ एक सेक्टर है जिसके ऊपर पूरा जो ना हमने लोड डाला हुआ है, वो है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल वो भी एक्सपोर्ट के हिसाब से, प्लीज एक्सपोर्ट है, वरना अदरवाइज तो एक बिजनेस लीडर मुझे मिले कह रहे हैं अली आप रोज आते हो शोर मचाते हो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में। आपकी नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है बाय द वे, जस्ट टू हाईलाइट। मेन एम ये है कि वो मुझे कहने लगे कि आप एक्सपोर्ट के बारे में शोर मचाते हो, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट से थ्री टाइम्स बिगर है। डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कम डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर। मैंने कहा उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं? उन्होंने कहा ये सारे खाने पीने की अशिया, फूड आइटम्स, प्रोसेस्ड आइटम्स जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात तो नहीं कि पाकिस्तान का जीडीपी ज़ीरो है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो सरप्लस बच रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। मैंने कहा या दैट मेक्स सेंस। तो कहने लगे ये जो हमारी लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट है ये भी कंपेटिटिव अच्छी नहीं है। अच्छा अली भाई, मैं इसके अंदर एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करें। जो हम बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना। आप अगर जीन्स की पैंट बहुत एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से, होती है, उसकी जिप भी बाहर से इंपोर्ट हो रही है, उसके बकल्स भी बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। जी, मुकामी तौर पे तैयार नहीं होते। ठीक है ना, वो मकामी तौर पे नहीं होता। आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, रीप्रोसेस करते हैं, वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो आप जब भी एक लिमिट के बाद अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेंगे तो आपकी इंपोर्ट भी बढ़ेगी। और हमारे साथ बट माई क्वेश्चन इज फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वी आर फिफ्थ। पहले छठे नंबर पर थे, राइट नाउ वी आर फिफ्थ। एज यू आर वेल अवेयर दैट इंडिया हैज बिकम द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहले वो नंबर 2 पे थी, चाइना नंबर 1 पर था, अब हम नंबर 5 पे आ गए। आपके कहने का मकसद ये है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को केटर करने के लिए डोमेस्टिकली कुछ बनाएं। ये तो मैं मानने के लिए तैयार। हमारे पास ऐसा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोलूँगा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सकें। आपकी पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली, मतलब आपको उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी मिलेगी, वोल्टेज भी अप एंड डाउन मिलेंगे, आपको लोड शेडिंग भी मिलेगी। वो आप पिछले साल प्रोग्राम में बता रहे थे कि एक मशीन खराब हो जाती है तो उसका कितना लॉस है। एग्जैक्टली, स्लाइड फ्लक्चुएशन, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा आपके पास गैस की अवेलेबिलिटी, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी, आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब तक आप ये चीज़ें, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका है, इस पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आपकी है। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग फ्रॉम अ सर्वे पर्सपेक्टिव, इफ आई आस्क यू टुडे हाउ मच ऑफ अ हेडेक इज यूटिलिटीज फॉर यू एज अ बिजनेसमैन, व्हाट वुड यू लाइक टू से? बहुत ज़्यादा हेडेक है। हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई है, स्पेशली जो मैं अगर कराची की बात करूँ कि इलेक्ट्रिक की, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के, वोल्टेजेस के इश्यूज आते हैं और उससे हमारी बड़ी महंगी मशीनें ख़राब होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जितने भी बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब की अपनी पावर जनरेशन कर जी, क्योंकि वो इस सिस्टम पे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क नहीं ले सकते, वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर सकते उसका, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक मशीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। एग्जैक्टली।
और देखिए मशीन जितने की भी हो मेरी, उससे अगर प्रोडक्शन 4 दिन रुक रही है तो वो मेरे लिए लॉस है। लेबर को बैठ के मैंने पैसे देने ही देने, और जो मेरा ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, जो मेरा आइडियल टाइम जा रहा है, वो सारा उसके अंदर अकाउंट फॉर करता है। हम अगर इससे पहली बात पे आए जो आपसे हो रही थी कि जी हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, देखिए हम हर चीज़ को यहाँ पे असेंबल कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर तो कुछ नहीं कर रहे। गाड़ियों से लेके सेलफोन से लेके अभी जो बात हो रही थी, आप कोई प्रोडक्ट उठा लें, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे पास या तो कन्वर्टिंग है या हमारे पास जो है वो असेंबली लाइंस हैं। हम मैन्युफैक्चर क्या, हम ऐसी कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना ये मेड इन पाकिस्तान है, इसमें 100% चीज़ पाकिस्तान की है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर मैंने बैक इन 21 मेरा थीसिस था, मैंने उसके बाद थीसिस लिखा तो उसके फाइनेंशियल्स पे उन्होंने बोला जी 80% ऑफ द कार इज मेड इन पाकिस्तान, 20% ऑफ द कार इज इम्पोर्टेड। वेरी गुड। जब हम उनके अंदर और डिग डाउन किया तो वो जो 20% थी वो कॉस्ट का 80% थी, और जो बाकी 80% था जिसमें आपकी ये प्लास्टिक आइटम्स ये वो कॉस्ट का 20% थे। तो इट डजंट मैटर कि गाड़ी 80% आप यहाँ बना रहे हैं, वैल्यू वाइज आप वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जो नॉन मैकेनिकल डिलीशन है ना वो इजी है, तो जितनी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो सारे उस 20% में आ जाते हैं। मैं आपकी बात अग्री करता हूं। नॉन मैकेनिकल इन्होंने डिलीशन कर ली, बहुत खुश हैं। सीटें हमने बना ली, सीट कवर हमने बना लिए, वो लाइटें जो लगती हैं ना लेफ्ट राइट की, तो वो हमने मुकामी तौर पे बना ली। ये चीज़ों से हम खुश होते हैं। देखिए वही है ना, वो बनाने के लिए आप दाने इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से, और फिर आप प्लास्टिक के आइटम्स बना रहे हो। यस, तो फिर आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया। हमारे यहाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि वी डू नॉट हैव एनी प्रोडक्ट जो हम बोलें यार ये 100% इंडिजिनसली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कम है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बड़े मज़े की आपसे बात, अभी इतना झगड़ा इन्होंने किया, इंपोर्ट नहीं करने देंगे, फ़ोन नहीं चलाने देंगे, ये वो एट्सेट्रा। आपका कहने का मकसद ये है कि 5वीं सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसका माजी में रकबा 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर होता था, अब इससे ज़्यादा हो गया बाय द वे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस मोबाइल फोन्स ऑन आवर ओन। ये क्वेश्चन मार के देखो, इतनी यूनिवर्सिटियां कंप्यूटर की और टेक्नोलॉजी की हमने बनाई हुई हैं। अफीफ साहब, ये इस मुल्क के नौजवानों से सवाल है मेरा, जेन जी से सवाल है कि एक मोबाइल फोन नहीं बना पा रहे हम लोग इस मुल्क के अंदर। अली भाई, अगेन मैंने आपके शो में काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। लास्ट वीक मैं इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में हमारा लीडरशिप प्रोग्राम चल रहा था। उसके अंदर बड़े अच्छे स्पीकर्स, बड़े अच्छे वो आए हुए थे। उससे बाहर इंटरनेशनल एआई और लोकल भी जिन्होंने बड़े अच्छे एआई पे काम किया, उनसे हो रही थी। तो बहुत हो रहा था जी हम आईटी में इतनी एडवांसमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको सपोर्ट करता है? तो कहने लगे सर हम 1.5 लाख आईटी प्रोफेशनल साल में जो निकालते हैं ना, उसमें से 1500 भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं होते जो हम बोलें कि यार ये 1500 बच्चे जो है ना ये दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं इस वक्त आईटी के अंदर या एआई के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ, हमारा करिकुलम सारा आउटडेटेड। आपका आईटी जितनी हिसाब से अप टू डेट हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल से जो है आईटी का करिकुलम चेंज नहीं किया। पिछले 5 साल में एआई कहाँ से कहाँ आ चुका है, तो दुनिया बदल चुकी है। तो वी आर वे बिहाइंड द अदर्स। And by the way, now you don't need programmers. Entry level programmers are not needed, क्योंकि ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर साइंस के लोग हैं एंट्री लेवल, इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं रही क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस लेवल पर आ चुका है कि बुनियादी कोड वो लिख सकता है, जैसे बेसिक कोड कहते हैं। उसके बाद की जो लेवल है ऑफ कोर्स उसको भी वो रिप्लेस कर देगा कुछ अरसे में। देखिए अली भाई, जो एआई है ना, इट इज़ नॉट देयर टू remove the human beings, it is to help them yes. to be more efficient. आप उसको आपको उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इस लेवल पे आना पड़ेगा। बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, लेट्स बी फैक्चुअल। एम ये कि कल एआई कंसल्टेंट आपके ऑफिस में वॉक इन करता है, एंड ऑफ कोर्स many industrialists like you are young and dynamic who are looking at their balance sheets, their income statements on a day-to-day basis, and he comes in and says ke look, I can give you a 50% saving on your work and also eliminating the human resource cost, whether you like it or not. देखिए एक फैक्ट है, बिजनेसमैन हो सकता है आपकी लेबर इंटेंसिव हो, आप ना निकालें, लेकिन कोई बिजनेसमैन हो वो कहे जी मेरी तो लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट मेरी 20-30% है। देखिए अली भाई, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना कि आप लेबर कॉस्ट एक बहुत
कोई बहुत बड़ा आप चेंज नहीं ला सकते। जो लेबर इंटेंसिव काम है उसके अंदर आप एआई को जितना भी लेंगे, अगर जो स्टिचिंग है, स्टिचिंग के जो आपकी यहाँ पे इतनी बड़ी आवाम स्टिचिंग के अंदर होती है, आप उसको एआई से आज के दौर पे तो नहीं हटा सकते, आज नहीं हटा सकते। आज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स आप देखेंगे कि यार अच्छा ये चीज़ें चेंज कर दें, ये करते हैं, उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेसमैन कैसे करेगा पाकिस्तान में, कहाँ से उसके लिए वर्किंग कैपिटल लेकर आएगा? कैपिटल लगाना है, अगर फिक्स्ड एसेट में भी लगाना है तो फिर जाएगा बैंक से बोरो करने, बोलेगा यार बैंक को तो 14-15% देना है, वेयर विल आई सेव द मनी? तो इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हमारे हम तो बहुत पीछे हैं, डेफिनेटली हम बहुत पीछे हैं। और देखिए जहाँ तक बात हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अच्छे इंजीनियर्स ना निकालें, हम ऐसे थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, सोच वाले बच्चे ना निकालें जिनके पास यंग ब्राइट आइडियाज़ हों, वो चीज़ों को डेवलपमेंट की तरफ जाएं। इस वक्त हर यंग बच्चे को एक चीज़ आई हुई है, कैमरा लेके वीडियो बनाते रहो और अपना यूट्यूबर बन जाओ। आप अपने बच्चों को डायरेक्शन क्या दे रहे हैं? घर में माँ या बहन का दुपट्टा ओढ़ लो, लड़की की भी जरूरत नहीं, लड़की की आवाज निकाल के। देखिए अनफॉर्चुनेटली सबको आपने जो है ना, जो यंग बच्चे हैं उनको आपने दिखा दिया, इतना ग्लैमरस कर दिया है कि जी आप व्लॉगर बन जाओगे तो ये है वो है। कितने व्लॉगर हैं जो सक्सेसफुल हैं? 5, 10, 15, 20। बट आपको ये समझ, पहले ये था क्रिकेटर बन जाओ भाई, हर लपाड़ू थोड़ी शाहिद आफरीदी बन सकता है। तो कल उसका कुत्ता हो गया था भाई, कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, शाहिद आफरीदी का कुत्ता मिल गया, वरना कौम बड़ी परेशान थी। शाहिद आफरीदी का कुत्ता, सॉरी मैं थोड़ा दवाई नहीं खाई थी, कहीं और निकल गया जी आप बोल रहे थे, माजरत। तो क्योंकि ये कल हेडलाइन रही और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया मैट्रिक्स ये था। आप और मैं जो पते की बात कर रहे हैं ना, ये मशहूर नहीं होगी, उसकी वजह बिकॉज इन लोगों को पढ़े लिखी बातें पसंद नहीं। आप मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि कल मैंने एक क्लिप जब शेयर की, वो इकोनॉमिक इशू पे थी, उस पे 5.4 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। दुनिया के बहुत ही मशहूर एंकर हैं, अमेरिका के अंदर वो प्रोग्राम करते हैं। आप मुझे बताएं कि वो सिर्फ जेनजी मिलेनियल्स ने नहीं देखी होगी, वो पूरे अमेरिका ने देखी होगी। वो उनकी हार्ट टचिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड क्लिप थी। मैंने पाकिस्तान में कोई इकोनॉमी रिलेटेड क्लिप वायरल होते हुए नहीं देखी। इट्स अनफॉर्चुनेट। यूट्यूबर या तो नाच रहा है या गा रहा है, तबला बजा रहा है। क्या तबला बजाने से पाकिस्तान बना था? डांस कर रहे हैं, डांस करने से। अरे ये तो डायलॉग कहीं सुना भाई, सॉरी। तो ये मंजन बेच बेच के ही तो चलता हूं, वरना जेनजी मिलेनियल देखे ही ना, सॉरी। देखिए हम लोग को अपनी डायरेक्शन सही करनी होगी। हमें वी हैव टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, कि हम चीज़ें यहाँ से मैन्युफैक्चर करें। हमारी इतनी बड़ी, हम बात कर रहे थे कि वी आर द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हमारा इंपोर्ट बिल कितना बड़ा है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारा इंपोर्ट बिल कहां पहुंच गया है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब अफीफ राशिद साहब के साथ बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। इन्होंने कहा कि बताएं पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल। तो सर माजरत, मामला कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है, अगर वो अकेला स्टैंड अलोन हो तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को दोनों को अगर मिला लिया जाए तो फिर भी शॉर्टफॉल आता है। यानी हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स, हमारी टोटल रेमिटेंसेस को अगर ऐड कर लिया जाए, दे डू नॉट कवर द बिल फॉर इंपोर्ट्स। सॉरी, दैट्स द रियलिटी। तभी तो आप IMF के प्रोग्राम में बार बार जा रहे होते हैं, तभी आप जो है वो दूसरे मुल्कों से लोन ले रहे होते हैं। तो इसके अंदर अगेन पॉलिसी मैटर आ गया ना। आप हर चीज़ इंपोर्ट करने दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ऐसा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते कि लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें? आप यहाँ पे क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग लगती और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लग रही? आप मुझे बता दें कि यार पिछले 10 साल के अंदर ये 10 जो है ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगी हैं पाकिस्तान में। नहीं लगे, मैं क्यों आपको सिर्फ एक सेक्टर जो मेरे जहन में आता है जिसमें पिछले 10 साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, वो है ऑटोमोबाइल। और उसके अंदर भी क्या है कि दबा के हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल बढ़ता है, क्योंकि गाड़ियों का मेजर चीज़ें तो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं जी। आपके इंजन्स, आपके ब्रेकिंग सिस्टम, आपके सस्पेंशंस तो सब बाहर से आ रहे हैं। आप तो यहाँ प्लास्टिक के आइटम बना रहे हो, जो प्लास्टिक के आइटम है वो सारे जो है अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट भी बहुत आए हैं जब से गवर्नमेंट ने ऑटो स्कीम दी थी। तो आपको पता होगा बहुत सारे ऑटो असेंबलर्स जो नए आए, उन्होंने शुरू में CBUs मंगवा कर कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट बेचकर
वो अपने लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट किया। अब वो सही पॉलिसी गलत, वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट दे आर अलाउड टू ब्रिंग इन दीज ब्रांड न्यू बिल्ट अप कार्स। बिल्कुल। तो वो भी आपके इंपोर्ट में ही इंक्लूड होता है। बिल्कुल ऐसे ही 100%। लेकिन जब मैं ऐसे ही इंपोर्ट बिल को देख रहा था, क्योंकि अब आपने इस मौजू को छेड़ दिया और हमेशा आप इस तरह का कंट्रोवर्शियल मौजू छेड़ देते हैं, तो आया आपने छेड़ दिया तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें दो बड़े कंपोनेंट हमारे पिछले डेकेड के अंदर रहे, एक केमिकल्स का और दूसरा मशीनरी का। ये compete करते रहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के लिए। इसके अलावा भी है, वो फिर लंबी कहानी है, फिर आपको बताऊंगा। यानी पाकिस्तान 5वीं सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क, वसाइल से माला माल बकौल हमारे तारीखदानों के। उसके अलावा हम यहाँ पर ना तो इंडिजिनसली केमिकल बना पा रहे हैं, जो सारे वहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं केमिकल, उसमें शायद पेट्रोकेमिकल भी ऐड किए हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। और दूसरा जो इसके अंदर पोर्शन है, वो पोर्शन आपका मशीनरी का है, विच आई रियली डोंट नो वेयर इट वेंट, बट सेकंड थर्ड पोजीशन के अंदर ये मेन आपके कंपोनेंट्स रहे इन द लास्ट डेकेड। आई एम एग्रीगेटिंग। तो आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप मशीनरी पाकिस्तान में क्यों नहीं बना पा रहे? आप केमिकल पाकिस्तान में क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए अली भाई, मशीनरी अगर इंपोर्ट हो रही है ना, आई पर्सनली डोंट माइंड कि अगर मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, मशीनरी इंपोर्ट होगी तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन मशीनरी किस सेक्टर में इंपोर्ट हो रही है, किस कंडीशन में, क्या वैल्यू एडिशन वो हमारी इकॉनमी में लाएगी? क्या वो नई मशीनरी है या वही पुरानी मशीनरी है? और ये मतलब वो इतनी एफिशिएंटली हमारे यहाँ चलेगी नहीं चलेगी? हम आईपीपीएस की इतनी बात करते हैं, हमारे महंगाई की बहुत बड़ी वजह ये थी। उनके पावर प्लांट भी आए हैं भाई, उनके पावर प्लांट्स आए, सारे आउटडेटेड पावर प्लांट्स। आप लगा रहे हैं फर्नेस ऑयल के ऊपर पावर प्लांट्स, जिसके ऊपर आपको जो है वो कैपेसिटी चार्जेस मिल रहे हैं। आप क्यों लगा रहे हैं फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स? क्वेश्चन मार्क है। मैं एग्री करता हूँ। गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ किया कि अगर ये पावर प्लांट लगा रहे हैं तो जी इनको हम कैपेसिटी चार्जेस देंगे, जबकि फर्नेस ऑयल के सबसे आउटडेटेड प्लांट्स हैं, सबसे कम एफिशिएंसी वाले प्लांट हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट के ऊपर वो पावर जनरेशन करेंगे जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। पॉइंट टेकन, एग्रीड। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ महंगाई है, हम महंगाई की बात करते हैं, हमारे यहाँ महंगाई इसलिए भी है कि आप हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जो आपका सीड्स आ रही हैं फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, सीड ऑयल सारा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। 6-7 अरब डॉलर का आप जो है वो खाने का तेल की सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आके आप सिर्फ सीड से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वाई? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सबसे अच्छा जो है वो सरसों का तेल है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी सरसों की जो है वो प्रोडक्शन होती है, आपको मार्केट में कितना मिल जाता है पैक्ड सरसों का तेल बड़े बड़े ब्रांड्स का? बहुत कम। बता दिया मैंने आपको, रियल बात बताई है। सब जो है वो और हर चीज हो सकती है। जो ये लोग बोलते हैं ना कि जी स्मेल है ये वो, तो भाई अगर आप पाम ऑयल की ब्लीचिंग कर सकते हो, पाम ऑयल का कलर जो है वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, पाम ऑयल के अंदर जनाब जो है ऑर्डर ख़त्म कर सकते हो हर किस्म का, उसको ऑर्डरलेस बना सकते हो, तो भाई फिर बुरा ना मानना, मुझे तो साइंस कम आती है, मेरे ख्याल से फिर सरसों का तेल भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है। आपको आपकी इतनी, आपकी स्टील की कितनी बड़ी इंपोर्ट है, आपकी स्टील मिल बंद पड़ी हुई है। रियलिटी है, रियलिटी कोई चीज ढकी छुपी तो नहीं है। हम महंगाई की बात करते हैं, जब तक गवर्नमेंट एक प्रॉपर पॉलिसी और इसका एक चार्टर नहीं बनाएगी कि यार आगे फ्यूचर। और बाय द वे वो जो चल रही हैं वो सरिया मिले हैं, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो रोलिंग मिल्स हैं, वो आयरन ओर से आयरन नहीं बना रहे होते, वो स्क्रैप आयरन को मेल्ट करके उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन स्टील मिल और उसके अंदर। गवर्नमेंट को बैठ के एक इसका पूरा चार्टर बनाना पड़ेगा। कि एक मिनट रुक जाएं, ये बड़ी आपने जो बात की है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। आपने जो बात की, यानी एक मुल्क है, कोई भी मुल्क बगैर मेटल्स, मेटलर्जी, स्टील मिल्स, इसके बगैर नहीं बन सकता, ठीक है, नहीं बन सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, भुट्टो साहब ने इसीलिए स्टील मिल वगैरह को प्रायोरिटी। आप, मैं एक मिनट सॉरी बात कर रहा हूँ, आप बोल लेते ना मशीनरी पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती? जब आप मेटल बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे तो आप दुनिया से कैसे कम्पीट करेंगे मशीनरी? एग्री, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात। एग्री, आई फुली एग्री। बात ये है कि देखें, ये जो लोग बाकी कहते हैं चलो ठीक है, मैं कहता हूँ आयरन ओर से तो आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, वो काम तो आप कर सकते हो। आप बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो थर में ये कोयला निकल आया, कभी बोल रहे हो ये निकल आया। वर्ल्ड के अंदर जो सिंपलेस्ट एक्सट्रैक्शन है विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, दैट्स द आयरन ओर। उसकी वजह ये है कि इंसान ने
इसीलिए लोहे को इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि अबंडेंस के अंदर अवेलेबल है। तो पहले भी आपको पता होगा माजी के वक्तों के अंदर भी लोहे का काम करने वाला लोहार फिर भी मौजूद था। अदर प्रोफेशन में नॉट हैव एग्जिस्टेड इन इंडस्ट्री, बट लोहार यानी स्टील इंडस्ट्रीज या आयरन इंडस्ट्री सैकड़ों साल पुरानी है। ये तो एक रियलिटी है ना। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश ये जब एक दौर के अंदर एक हुआ करते थे, जब एक दौर के अंदर 47 से पहले भी जश्न आज़ादी हमने मनाया, इससे पहले यहाँ पर स्टील मिलें मौजूद थी गोरा बहादुर के दौर में, आपको पता है। बिल्कुल है। इंडिया में आज भी स्टील मिलें बहुत सारी हैं, जाइंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, और आप हैरान होंगे कि इस वक्त मेटल के बड़े जाइंट्स इंडिया के, बिल्कुल एल्युमिनियम पे इनका कंट्रोल है, स्टील पे इनका कंट्रोल है, नेम इट। देखिए तभी तो हम पीछे हैं कि हमने अपना फोकस उस तरफ किया ही नहीं। हम पूरा दिन जो है ना वो अपनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को देखते रहते हैं, हम ये देखते रहते हैं कौन आएगा कौन जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप ये नहीं देख रहे कि भाई गवर्नमेंट ने पॉलिसीज क्या बनाई है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है उसने आगे 10 साल के लिए क्या पॉलिसीज बनाई। अच्छा, बिजली महंगी है, मजे की आपको बात बताता हूँ, बिजली महंगी है तो हिंदुस्तान के लिए भी महंगी है। आपको पता है वो डायमंड बना रहे हैं अपना, ये मैन मेड डायमंड बना रहे हैं, है ना। अली भाई बिजली महंगी है, बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि आपने आईपीपीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, आप उनको कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपने जब आईपीपीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिए और आपने उनको फर्नेस ऑयल के जो है वो लाने दिए, अपना पावर जनरेशन प्लांट्स आपने ऐसे लगाए जिस चीज़ का रॉ मटेरियल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपने विंड के ऊपर क्यों नहीं जोर दिया? पूरी दुनिया काइनेटिक एनर्जी जो आपकी कोस्टल बेल्ट है, 1000 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करें बिजली बनाने के लिए, जो फ्री है, फ्री है, उसका इनपुट कॉस्ट 0 है। आप उस चीज पे करें जो चीज में इंपोर्ट करके जो है वो उससे बिजली बनाऊंगा। क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अनफॉर्चुनेटली ये जो हम आज प्रॉब्लम है, ये पिछले, ये नहीं बोलूंगा 2 साल 3 साल 5 साल की प्रॉब्लम है, दिस इज द लास्ट 25-30 इयर्स रॉन्ग पॉलिसीज एंड इनकंसिस्टेंट। और सुने, वो 10-10 रुपए चंदा लेके मस्जिद का नलका नहीं लगता है, डैम बनाने चले थे 10-10 रुपए का चंदा लेके। बोले 10-10 रुपए चंदा दो, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी। वो 10-10 रुपए चंदा कहाँ गया? आई थिंक वो कह रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट की थी, मोटिवेशन से डैम बनेगा। नहीं, पहले मुझे ये पता है मोटिवेशन से डैम बनता है। मैं और आप यहाँ पर चीखें चिल्लाएं, वो जैसे वो कौन है वो आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर, या यू कैन डू इट, ये वो पाकिस्तान में भी आ गए 3-4। हम यहाँ चीखते रहे तो डैम बन जाएगा। मुझे सच बताएं आप। देखिए, ये मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि हम अपनी छोटे प्रॉब्लम से निकलते ही नहीं कि बड़ी चीज़ों के ऊपर सोचें। पाकिस्तान अगले 5 साल में सीरियस क्राइसिस में होगा पानी के। इंडिया जिस हिसाब से डैम्स बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट, हमने अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। आपके मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 टोटल डैम है, जिसमें से 2 बड़े डैम है हमारे पास। फ्रेश वाटर सोर्सेज के अंदर हमारे पास डिप्लीशन इतनी ज़्यादा हो रही है, खत्म हो रहे हैं। उसके अंदर भी 40 से 50% आपका जो उसके अंदर वाटर कैपेसिटी थी वो कम होती जा रही है, कम हो चुकी है। वो इसलिए कि उधर जो है वो सेडिमेंटेशन होती है, जाहिर सी बात है, नीचे मिट्टी बैठती रहती है, पानी सिल्ट बैठ जाती है जी, तो पानी उसके अंदर 50% रह गया। उसमें सोना मिल गया, आपको नहीं पता। वो जो सिल्ट थी, कह रहे हैं उसमें सोना है। इतना डिस्को डांस किया, सब उखेड़ दिए। वो कुछ लोग थे जिन्होंने एक्सट्रैक्ट करने, उनका सामान उठा के फेंक दिया, हाँ हमने सोना बचा लिया। वैसे ही आपसे पूछना था कि वो सिल्ट में से कितना सोना निकला, उसकी अकाउंटिंग हमें दे दें। सर 6 महीने कोई काम नहीं हुआ, जो निकाल रहे थे उनका सामान उठा के हमने फेंक दिया। आप मुझे बताएं इससे हासिल क्या किया? मैं बुरा नहीं कह सकता, डोंट माइंड इट, आई हाईली रिस्पेक्ट द पीपल, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने उखाड़ के फेंका वो हमारे मुल्क के अंदर सब काबिल एहतराम है। लेकिन उस 6 महीने से तो कुछ भी नहीं निकला ना, कुछ भी नहीं निकला। वेयर इज दैट गोल्ड जो कहा जा रहा था कि देयर इज टन्स ऑफ गोल्ड इन दिस सिल्ट? देखिए, वो टन्स ऑफ गोल्ड हमारे यहाँ केपीके में भी बहुत रिजर्व्स हैं, बलूचिस्तान में भी बहुत रिजर्व्स हैं। हमने आज तक कभी इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा ना। मैं आपको बात कर रहा हूँ, वी लुक एट द बिगर पिक्चर। वो गोल्ड गया नहीं गया, अगले 5 साल बाद पाकिस्तान में पानी की सिचुएशन क्या होगी? खराब। आप जो इरिगेशन की बात करते हैं कि जी हमने अपनी किताबों में पढ़ा था आप कि जी मैन मेड इरिगेशन सिस्टम सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान में है और बड़ा एफिशिएंट। गोरा बहादुर ने बनाया, हमने नहीं बनाया। ठीक है, अंग्रेज ने बनाया था। बाय द वे, वो मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट वीक जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस प्रेजेंटेशन में था, उन्होंने बताया कि इसके अंदर जब हम पानी छोड़ते हैं तो 45 to 50% पानी तो वो ज़मीन पी के वेस्ट कर देती है, वो पहुँचता ही नहीं आगे जहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो वी आर इन आउटडेटेड सिचुएशन जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली
हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। और ये बातें मैं करके कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये बातें इसलिए करता हूँ कि लोगों के एक दफ़ा नॉलेज में आए दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने बताया, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज 79 years ओल्ड। पाकिस्तान बनने से पहले का है ना, वो गोरा बहादुर ने बनाया था, हमने कुछ नहीं बनाया। बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, ये निज़ाम बिल्कुल हमने पानी का निज़ाम पाकिस्तान बनने के बाद कुछ हमने नहीं बनाया, बस वो जो थोड़ा बहुत रिपेयर शिपेयर, ये वो लोगों के बहुत सारे मकान बन गए, बहुत सारे पैसे चले गए बाहर, चीफ इंजीनियरों ने बहुत कमा लिया वगैरह वगैरह, बाकी हमने कोई काम नहीं किया। ये गोरा बहादुर ने बनाए थे, उसको भी 79 years हो गए, दे आर नाउ ऑब्सोलीट। आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है बहुत अहम है। वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान आर स्कार्स, वी नीड टू वर्क नाउ, वी नीड टू वर्क फास्ट। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू जम। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन उसके कंक्लूजन में जो बात हुई वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और उसके मुतालिक मैं बारहा कोशिश करता हूँ कि उस मौजू को ब्रिंग अप करता रहूँ। पाकिस्तान के अंदर वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हम इसके ऊपर अटेंशन पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक केटर कर सकता है, इसके मुतालिक हमारे फाजिल मेहमान ने बताया कि उसकी एफिशिएंसी भी इम्पेक्ट हुई है थ्रू द ईयर्स। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी रियलाइज़ कि पानी का मसला पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।